Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये मॉडल पेपर आप लोगों का जो बच्चे हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस में है स्टूडेंट, इनका ब्रांच कौन सा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। इस बार क्या है आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि लिखित परीक्षा इस बार होगा। और पेपर कौन सा है आप लोगों का, तो फर्स्ट पेपर का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट पेपर कौन सा है तो किशोरावस्था एवं युवावस्था। मॉडल पेपर ये कौन सा है तो मॉडल पेपर आप लोगों का जो है 3 है। ठीक है, मॉडल पेपर कौन सा है आपका 3। अगर इसके पहले आप लोग पार्ट 1, ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 1 या मॉडल पेपर 1 या मॉडल पेपर 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वीडियो को स्किप करके पहले मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 देख लीजिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। हमने आप लोगों का प्लेलिस्ट अब अलग बना दिया। ये लिखित परीक्षा वाला जो है प्लेलिस्ट आप लोगों का अलग से है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आइए देखिए हम प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यौन शिक्षा के विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए या यौन शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। ठीक है, यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन का जो है विषय वस्तु क्या होता है उसके बारे में लिखना है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि यौन शिक्षा जो है किस प्रकार देनी चाहिए। तो आइए देखिए स्टूडेंट, तो यौन शिक्षा कैसे, मतलब कैसे आप दे सकते हैं। हेडिंग आप ये डाल दिए, फिर लिखिएगा उसमें क्या लिखेंगे कि यौन शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। यह भी एक अहम प्रश्न है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि यौन एक प्राकृतिक वस्तु है। इसका ज्ञान देने का तरीका भी क्या होना चाहिए, प्राकृतिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। कैसे आप सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं। अब आइए देखिए बात करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की बनावट, लज्जा, घृणा या पाप की भावना नहीं होनी चाहिए। देखिए अब क्या है, जैसे पहले क्या था, जब हम लोग जैसे बचपन में जब हम लोग मान लीजिए किशोरावस्था में पहुँचे तो उतनी सारी जो है अवेयरनेस की कमी थी, या लोग इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करते थे। अब क्या है, अब जो है मतलब यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन को जो है क्लास जो है मतलब 6-7 में ही पढ़ा दिया जा रहा है कि जो यौन आरंभ हो रहा है, यानी आप जैसे प्यूबर्टी या एडोलसेंस में जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएंगी, सबके बारे में क्या पहले से ही जो है एजुकेट किया जा रहा है। जैसे कि पीरियड का आना, तो अब पहले क्या था, पीरियड आता था तो लोग सोचते थे क्या हो गया है ना, मतलब इसको दबा कर रखा जाता था, नहीं बताइए। इस पर जो है घर की महिलाएं या इवन आपके मम्मी या जो है आपके जैसे भाभी चाची जो भी इस पर जो है बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज क्या, आज सब लोग जैसे इसको जो है मतलब बताता है कि नहीं ये नेचुरली है, ये सभी को आएगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले सब चीज़ को छिपाया जाता था। फिर क्या देखिए, यौन भी अन्य मूल प्रवृत्तियों के समान ही एक मूल प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी मात्र को प्राप्त होती है। अतः यौन शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी का होना आवश्यक है। यौन शिक्षा किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं दी जा सकती है। बच्चों के या किशोर के मन में कब किस प्रकार के प्रश्न आ जाएं, अतः यौन का ज्ञान माता पिता को रहने से वह बच्चों की जिज्ञासा को आसानी से समय के अनुकूल जो हल कर सकते हैं। तो जैसे देखिए बहुत सारी जो चेंजिंग होती है, तो इस पर क्या है, घर के जो पेरेंट्स हैं वो भी मतलब अपने बच्चों को जो है शिक्षित कर कर उनकी जो आवश्यकता से अधिक जो भी जिज्ञासा है उसको जो है वो शांत कर सकते हैं अपने नॉलेज के बिहेव पर। इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है माता पिता को भी सेक्स एजुकेशन का यानी यौन शिक्षा का जो है जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यौन शिक्षा का विषय वस्तु क्या है। तो यौन शिक्षा एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कई क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे व्यक्ति की शारीरिक, सांवेगिक, मानसिक, नैतिक और व्यक्तिगत व्यवहार और समुदाय से जुड़े कार्य। ठीक है, तो ये क्या है, शारीरिक सांवेगिक मतलब व्यक्ति में क्या मतलब शारीरिक परिवर्तन आ रहा है। जैसे लड़कियों में क्या होता है, स्तनों का उभार आना, ठीक है, आवाज़ का सुरीलापन, गुप्तांगों में बाल आना, पीरियड्स का आना, ये सब क्या है, सब आपके जो है शारीरिक यौन संबंध से जुड़ा हुआ। उसी तरह से क्या, लड़कों का जो है आवाज़ का भारी होना, ठीक है, उनका भी वीर स्खलन होना, ठीक है, नाइट फॉल होना,
ओके। और क्या है आपका गुप्तांगों में बाल का आना, ये सब क्या सब जो है आपके मतलब सेक्स से संबंधित जो है मतलब एक तरह मान लीजिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ओरिजिनेट होते हैं, उसके बारे में क्या होता है उनको जानकारी देना होता है। फिर क्या, वास्तव में यौन शिक्षा समस्त व्यक्तित्व की शिक्षा है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जन्म के बाद प्रारंभ होती है। यौन शिक्षा के कुछ सामान्य नियम है जो इस कार्यक्रम पर क्या होते हैं आधारित होते हैं। आइए देखिए कौन कौन से कार्यक्रम है। जैसे क्या है आपका कि यौन जो है प्राकृतिक व सम्मानित होती है। जो यौन क्या होती है, जो यौन जो है वो क्या है प्राकृतिक और सम्मानित होनी चाहिए। पुरुषों का यौन संबंध इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, पुरुषों को क्या कहें यौन संबंध इच्छाओं को क्या दबाना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें क्या है नियंत्रण करने का जो है ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या, यौन से संबंधित जागरूकता विकसित करनी चाहिए तथा इसकी सुरक्षा का ज्ञान भी विकसित करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की आयु, शिक्षा का स्तर और परिपक्वता के आधार पर यह शिक्षा जो है देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे की आयु हम नहीं देखें और उसको हम क्या है यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे तो वो नहीं ना समझेगा। तो इसलिए क्या है बच्चों की आयु और एजुकेशन के स्तर और मैच्योरिटी के आधार पर जो है इस शिक्षा को जो है देनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षकों को वैज्ञानिक नजरिया रखते हुए इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। यौन शिक्षा शारीरिक अंगों तक सीमित न होकर उनमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का जो है इसमें समावेश होना चाहिए। जो यौन शिक्षा है वो क्या है, वो सिर्फ अंगों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें क्या है मानव जीवन के हर पहलू को जो है इसमें समावित करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, यौन शिक्षा को चरित्र निर्माण। ठीक है, यौन शिक्षा को चरित्र निर्माण व व्यक्ति की इच्छा शक्ति के विकास हेतु जो है प्रदान करना चाहिए। यौन शिक्षा तर्क पर आधारित न होकर उद्योगों को नियंत्रित करने की विधि पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, यौन शिक्षा धर्म व आध्यात्मिक ज्ञान के विकास से जो है जुड़ी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब आपके जो है यौन शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय, हाँ देखिए यहाँ पे क्या, अखिल भारतीय स्तर पर एक समिति अवश्य बनाई गई जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जिन विषयों पर विषय प्रकाश डालने का बोल नहीं होगा बल दिया है वह निम्नलिखित है। यानी अखिल भारतीय समिति का एक गठन हुआ जिसमें क्या हुआ, किन किन विषयों को जो है शामिल किया जाए उस पर जो है बल दिया गया। कौन कौन से विषय हैं, तो पहला क्या, संतान उत्पत्ति और वंशानुक्रमण के विषय में बात किया गया। फिर क्या, संतान उत्पत्ति की रचना, शास्त्र और शारीरिक क्रियात्मक देखा गया। मानसिक धर्म, वीर स्खलन और स्वप्न दोष को भी शामिल किया गया। गर्भ का ठहरना और लक्षण क्या क्या है इस पर भी बात की गई। हस्त मैथुन, समलैंगिक मैथुन, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बीमारियां। देखिए हस्त मैथुन यानी हाथ से मैथुन क्रिया करना, और समलैंगिक का मतलब क्या हो कि लड़की लड़की के साथ और लड़का लड़का के साथ जो है मतलब मैथुन क्रिया करते हैं, उसको जो है मतलब इसमें शामिल किया गया। फिर क्या, विवाह से पूर्व जो है यौन संबंध बनाना, इसको शामिल किया गया। क्या, फिर क्या, विवाह व यौन संबंध व परिवार का निर्माण करना। तो विवाह करने के बाद यौन संबंध बनाते हैं और परिवार का निर्माण करते हैं। तो इन सारे विषयों को क्या किया गया, यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन में जो है इन टॉपिक को जो है शामिल करके इस पे जो है बल दिया गया कि नहीं इस पर जो है कार्य होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्व-विकास। ठीक है, स्व-विकास में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। या इसी प्रश्न को पूछ सकता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एवं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की व्याख्या जो है विस्तृत में आपको करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रणेता कौन है, फ्रायड है। ठीक है, ये पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे और न्यूरो सर्जरी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, फ्रायड क्या थे, पेशे से एक डॉक्टर थे और क्या थे, न्यूरो सर्जरी के विशेषज्ञ थे। मानसिक रोगियों के उपचार के दौरान उन्होंने जो अंतर्दृष्टि मानव मस्तिष्क व व्यवहार के संबंध में पाई उसे उन्होंने धीरे धीरे एक सिद्धांत के रूप में जो है उन्होंने जो है इसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, जिस प्रकार डार्विन के सिद्धांत ने मानव रूप को प्राणी जगत में, ठीक है, प्राणी जगत में हो रहे निरंतर समायोजन की चेष्टा का परिणाम बताकर एक वैचारिक क्रांति लाई, उसी प्रकार से क्या किया, जो है फ्रायड ने कहा कि मानव स्वभाव का व्यवहार की स्थापना उसके जीवन के आरंभिक वर्षों में ही की जाती है तथा इन वर्षों में विकास के दौरान उनकी लैंगिक अभिवृत्तियों से उसकी स्थिति जो सुखद और दुखद हो सकती है आने वाले जीवन के
प्रति दृष्टिकोण, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, लैंगिक विकास की भूमिका को प्रभावित करने वाले अहम कारक होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या बताया, जैसे डार्विन ने अपने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया कि उसी को क्या हुआ, एक विचार में लिया गया। उसी तरह से जो फ्रायड थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बताया कि जो लैंगिक जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, वो सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। और ये क्या है, ये जो है जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो है इसका परिणाम जो है दिखाई देता है। ठीक है, सन 1923 ईस्वी में इसके द्वारा प्रकाशित द ईगो एंड द इड मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम स्थापित सिद्धांत कहा जा सकता है। उनके अनुसार मनुष्य को ईडम यानी ईड उसके अंदर स्थित जानवर की अभिवृत्ति है, और चूंकि विकास की लंबी कड़ी का सोपान मानव है, अतः उसके अंदर जानवर के गुण आज भी विद्यमान है, जो उसे सभी जैविक प्रक्रियाओं जैसे भोजन, संघर्ष, आत्मरक्षा, प्रजनन के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं कि ईड जो होता है वो क्या है, एक तरह से जो है जानवर प्रवृत्ति। अब जैसे किसी को अब इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जैसे किसी लड़की को हवस का शिकार बनाना, तो ये क्या, ये जो है ईड का मतलब काम था। ठीक है, और उसको रोकने के लिए कौन, मतलब उसको जैसे और आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, ईगो वाला आ जाता है। लेकिन वहीं पे क्या था, सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो का जो काम होता है वो नैतिक मूल्यों के आधार पर चलता है, सामाजिक मूल्यों के आधार पर चलता है। वो सुपर ईगो जो होता है वो सोचता है कि नहीं, ये लड़की जो है किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। इवन अगर मान लीजिए कोई मेरी बहन बेटी या माँ के साथ अगर गलत काम करेगा तो क्या मैं इसको मतलब छोड़ूंगा, या मैं ऐसा करने दूंगा, या मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये क्या, सुपर ईगो जो है उसको रोकता है। यानी सुपर ईगो का काम क्या है कि गलत जो ईड से उत्पन्न जो भी प्रवृत्तियां हुई, जो भी इच्छा हुई, जो कि ईगो के आते आते वो चरम सीमा पर पहुंच गई, उस चरम सीमा को क्या करता है, अपने नैतिक व्यवहार से जो है सुपर ईगो जो है रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं आगे कि विकास के इस सोपान तक पहुंचाते हुए व्यक्ति एक अहम ईगो का विकास करता है, जो सामाजिकता और समायोजन की दशा में व्यक्तियों को प्रेरित करता है तथा जैविक प्रवृत्तियों के ऊपर एक अंकुश के रूप में कार्य करता है। अभी हमने आपको बताया कि अंकुश मतलब कि उसने बताया कि नहीं, बलात्कार करना या हवस का शिकार करना क्या है, ये जो है सामाजिक अपराध है, ये नैतिक कार्य नहीं है। तो वो क्या किया, उसको रोक रहा, अंकुश लगा रहा है। ठीक है, अहम के कारण हम भूख में किसी का भोजन नहीं छीन सकते हैं। अहम के कारण क्या, हम किसी का भोजन जो है नहीं छीन सकते हैं। गुस्सा होने पर भी झगड़ने नहीं लगते हैं, और औचित्य धारण से अपने को सामाजिक परिस्थितियों में बंधा हुआ भी पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब आपका जो सुपर ईगो जो है करता है। ठीक है, अब आइए देखिए, व्यक्ति ईडम यानी ईड के साथ जन्म लेता है और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में एवं विभिन्न चरणों में अहम का विकास होता है। ठीक है, देखिए ईड के साथ उसका जन्म हुआ और विकास किसके साथ हो रहा है, अहम यानी ईगो के साथ। ठीक है, मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें विकासात्मक अवस्था के रूप में माना जाता है। फ्रायड ने सुपर ईगो का भी वर्णन किया है, जो व्यक्तित्व के विकास में बाद का अंश होता है। देखिए, व्यक्तित्व के विकास में ईड और ईगो पहले आया, लेकिन सबसे बाद में क्या होता है, सुपर ईगो आता है। ठीक है, यह व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष होता है। ये अभी आप लोगों को हमने बताया, यह वह शक्ति है जो व्यक्ति का सामाजिकरण करती है। सुपर ईगो के प्रभाव से व्यक्ति सामाजिक मूल्य, सामाजिक दशा का विकास कर सही गलत, पाप पुण्य और अन्य मानदंडों को क्या करता है, अपनाता है। तो जो सुपर ईगो है वही जो है यह निर्णय लेता है कि यह काम जो है गलत है या सही है, यह काम जो है पाप का काम है, ये काम जो है पुण्य का काम है। ये सब क्या, सब आपका जो सुपर ईगो जो है इसको देखता है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। देखिए, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां ही उसके व्यक्तित्व को गतिशीलता प्रदान करने का मुख्य स्रोत होती हैं। इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण उसे मनोशक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, मनोशक्ति यानी मन से शक्ति, यानी आप देखिए मन से अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी कार्य को जो है कार्य को आसानी से कर सकते हैं और आसानी
आसानी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके व्यवहार को जो है प्रभावित करती है। फ्राइड के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियां जो है दो प्रकार की होती है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा क्या है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो देखिए ये दो आपको मूल प्रवृत्तियां भी याद रखना है कि जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है और मृत्यु मूलक नहीं होगा मूल प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न की ओर आगे देखिए क्या कहा है फ्राइड ने कि फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं इन्हीं तीन शक्ति ईड, ईगो और सुपर ईगो के प्रभाव से तीन स्तरों पर जो है कार्य करती हैं। देखिए फ्राइड ने बताया कि जो मानसिक क्रियाएं हो रही हैं इन्हीं तीनों पर डिपेंड होती है, ईड पर, ईगो पर और सुपर ईगो पर। अब देखिए ईड के बारे में, तो ईड को हम क्या बोलते हैं चेतन, ईड को हम क्या बोलते हैं चेतन की अवस्था बोलते हैं। तो देखिए चेतन मन का वह भाग है जिसका संबंध तुरंत ज्ञान से होता है, यानी क्या है ये तुरंत निर्णय लेता है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे मतलब इसके तुरंत इसके माइंड में ये चीज आएगा। ठीक है, इसी कारण विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य बोध बना रहता है। अर्धचेतन यानी ईगो, मन का वह भाग जिसका संबंध ऐसी विषय सामग्री से होता है जिसे व्यक्ति इच्छा अनुसार कभी भी याद कर सकता है। जैसे अभी मान लीजिए हमने अभी आप लोगों को जैसे बताया कि कॉलेज के दिन हुए, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब तो मैं कॉलेज पढ़ाने जाती हूँ, पढ़ने तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उस समय क्या अब कॉलेज के दिन हमारे क्या अच्छे वाले हैं। अब जैसे क्या अभी भी जैसे आप लोग एमए कर लेंगे, उसके बाद क्या आप लोग की शादी विवाह हुई, तो अब यही सब चीज़ें जो कॉलेज के जो दिन है, जो आप टीचर्स से अपने फ्रेंड्स से जब मिलते हैं तो उसको क्या है आप जब चाहें तब आपका मन जो है उसको क्या है मतलब याद कर सकता है। ठीक है, जब आपकी इच्छा हुई तब आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर क्या सीखने और आदतों से संबंधित सामग्री इसी में भी एकत्रित होते हैं। अब जैसे कोई चीज़ हम सीख रहे हैं और आदत है तो ये सब क्या सब आपकी ईगो के अंतर्गत आएगा। अब देखिए बात करते हैं हम अचेतन यानी सुपर ईगो की बात करते हैं, तो मन का वह भाग जिसमें एकत्रित सामग्री इच्छा अनुसार चेतन मन चाहे तो नहीं ले सकता है। यह वे इच्छाएं, संवेदनाएं या विचार हैं जो दमित और जो है वर्जित होने के कारण दबा दी गई होती हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पर, जैसे कभी मान लीजिए ये जो है अब क्या हुआ, जैसे हमने बताया कि सुनसान रास्ते से कोई जा रहा, उसके मन में आया ख्याल, किसी लड़के के मन में ख्याल आया कि नहीं इसके साथ हम दुर्व्यवहार करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जैसे सुपर ईगो आया, उन्होंने कहा कि नहीं ये अनैतिक कार्य, इसको नहीं करना है, अपनी इच्छा को क्या दबाना। तो यहाँ पर क्या उसने एक अच्छा प्रमाण दिया। सुपर ईगो ने क्या किया, उस अनैतिक कार्य को करने से उस लड़के को रोक दिया। तो यहाँ पे क्या है, और दूसरा क्या है, जैसे किशोरावस्था जब स्टार्ट होती है तो बहुत सारे हमारे बॉडी में चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं उसको क्या करते हैं पेरेंट्स लोग या घर के लोग जो होते हैं उसको दबा देते हैं, कहते नहीं अभी समय आने पर। और क्या है इस समय क्या होता है, तूफान और आवेग की अवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी में होती है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है आवश्यकता से अधिक जो प्रेशर करके इच्छाओं को दबाना भी ये क्या है आपकी सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम ईड, नोट करके हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि ईड जो है सुख के नियम, ईगो जो है वास्तविकता के नियम और सुपर ईगो जो है निरपेक्ष वियोग या अधीन नियमित होती है। ठीक है, मानव व्यक्तित्व में इन तीनों भागों का सामंजस्य जो है पाया जाता है। यानी जो मानव का व्यक्तित्व है, जैसे हमारा जो भी पर्सनालिटी है ये इन तीनों के सामंजस्य से चलता है, आपका ईड से, ईगो से और सुपर ईगो से। ईड जो होता है वो तुरंत क्या है, तुरंत जो है सुख की प्राप्ति चाहता है, और वहीं पे ईगो जो होता है इसकी वास्तविकता का नियम होता है, और जो सुपर ईगो होता है वो बिल्कुल निरपेक्ष होकर मतलब उसमें पक्षपात का कोई भी जो है मतलब नहीं पाया जाता है, वो मतलब निष्पक्ष होकर जो है निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्राइड का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूले। देखिए स्टूडेंट बहुत मेहनत हो रही है इस समय, देखिए आप लोगों के लिए भी हम 3-3, 4-4 घंटा टाइप करना, फिर 1 घंटा क्लास लेकर उसको फिर एडिटिंग करना, उसी तरह से फिर क्या है माइनर का भी चल रहा है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि 2 क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू चल रही हैं इस समय। जो आपके अगर जूनियर्स हैं जो कि क्लास 4 सेमेस्टर में हैं, जिनका जो है माइनर पेपर अभी स्टार्ट है स्टूडेंट, तो माइनर में हम उन लोग का इस समय जो है पॉलिटिकल साइंस का भी दे दिए हैं वीडियो, और माइनर में इस समय जो है आज यानी 13 जून को जो है उनका हम
हिंदी का भी 4th सेमेस्टर का हमने बना दिया स्टूडेंट। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहन जो कि इस समय परेशान है, माइनर, जैसा कि आप सभी लोग पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं कि माइनर की कोई बुक नहीं होती है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो आप लोगों का एक छोटा सा जो सहयोग, एक छोटा सा सहयोग इट मीन्स आपका एक शेयरिंग जो है उनके भविष्य को जो है अच्छा बना सकता है स्टूडेंट। तो आप लोग जो है प्लीज़ उनकी, अपने छोटे भाई बहनों की जो है हेल्प कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो इस चैनल से जुड़कर जो है अपनी माइनर की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोगों की क्लास, जैसा कि हम आप लोगों को अनाउंस कर चुके हैं कि पर डे आप लोगों की क्लास जो है रात को 9 से 9:30 के बीच में आप लोगों को हम पर डे जो है आप लोगों का क्लास हम चलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, कभी आप लोगों का क्लास तो कभी जो है आपके जो सीनियर जो 4th सेमेस्टर है उनका क्लास। देखिए मेहनत तो बहुत पड़ रहा है, वर्कलोड जो है 10-10 घंटा मुझे जो है चैनल पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे और आपका जो है नॉलेज बिल्ट होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके जो है जितने भी पेपर हैं, सारे पेपर का मॉडल पेपर आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगी। देखिए हाँ, इस समय थोड़ा सा मैं संशोधन ये क्यों कि आप लोगों को मैं सेक्शन वाइज नहीं करा रही हूँ। सेक्शन वाइज मीन्स कि आपका जैसे अति लघु हो गया, नहीं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इस समय मैं सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से क्या है, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है दोनों जो है कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग पर डे जो है 9 से 9:30 बजे के बीच में काम वाम सब कुछ समाप्त करके आप लोग डेली का डेली जो है वीडियो आप लोग देखिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप करिए। अगर किसी तरह का आपको अगर डाउट है जो है क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग उसको भी जो है पूछ सकते हैं स्टूडेंट। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं मनोलैंगिक उत्पत्ति सिद्धांत। तो देखिए फ्रायड के अनुसार जो है माता के गर्भ से निकलते ही अनुभूति जीवन की प्रथम कष्ट अनुभूति होती है। देखिए माता के गर्भ से यानी बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो उसी समय जो है उसकी प्रथम अनुभूति जो होती है वो कष्टप्रद होती है। इसी समय अलग अलग अवस्थाओं का जो है विकास होता है। ठीक है, इस सही समय क्या होता है, अलग अलग अवस्थाओं का विकास होता है जो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण एवं लैंगिक भूमिका का विकास का आधार होती है। यह अवस्थाएं एक दूसरे के सापेक्ष रूप से भिन्न है, लेकिन एक दूसरे से क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे से क्या है, ये लिंकअप होती हैं। ये अवस्थाएं जो है निम्नलिखित है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो आइए देखिए, जो है 5 अवस्थाओं को उन्होंने बांटा है। पहली अवस्था जो है मुखी अवस्था। मुखी अवस्था यानी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में क्या है, तो जन्म से 18 माह की अवस्था। इसमें क्या कहता है, ओरल स्टेज यहाँ पर क्यों कहा, उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या है, ओरल स्टेज की अवस्था में भी क्या है, वो जो है कामयुक्ता का आनंद लेता है, यानी जो है सेक्स का आनंद लेता है। कैसे लेता है, तो अपने माँ का जो है दूध पीकर, ठीक है, स्तनों को खींचकर भी वो क्या है, आनंदित होता है। गुदी अवस्था 8 माह से लेकर 4 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या करता है, इसमें वो अपने मल मूत्र को जो है रोक कर नियंत्रण करके जो है उसका वो आनंद लेता है। तीसरी क्या है, लैंगिक अवस्था 3 से 7 वर्ष की होती है। चौथी क्या है, आपका सुप्ता अवस्था 5 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को हम सुप्ता अवस्था कहते हैं। और 5वां क्या है, ज्ञानेंद्रीय अवस्था 12 से लेकर 20 वर्ष तक की अवस्था को हम ज्ञानेंद्रीय अवस्था कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि भारत में विवाह की आयु या तलाक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि विवाह एक पारिवारिक बंधन है, स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में क्या विवाह को एक जो है धार्मिक जो है संस्कार के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। भारत में परंपरागत हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार है, न कि एक सिविल इकरारनामा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह क्या लोगों के द्वारा एक इकरारनामा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह प्रत्येक हिंदू के लिए एक आवश्यक संस्कार और पवित्र अनुष्ठान है। जो विवाह है वो क्या है, हिंदू के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए क्या है, एक आवश्यक संस्कार और पवित्र क्या अनुष्ठान है। हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह को एक दायित्व बतलाया गया है, क्योंकि यह अविवाहित पुरुष अधिकांशतः महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें क्या पति पत्नी जो है दोनों एक दूसरे के साथ होकर धार्मिक कार्य को करते हैं। अगर मान लीजिए जो अविवाहित पुरुष है वो बहुत सारे जो धार्मिक कार्य है वो आसानी से या यूं कह सकते हैं वो नहीं कर सकता है। अतः भारत में विवाह धार्मिक कार्यों के समापन हेतु एक पवित्र सहयोग है। ठीक है,
यह संयोग जो है, यह संयोग पवित्र तथा जीवन भर जो है अवध्य रहता है। मतलब इसको जो है मतलब रोका नहीं जा सकता, इसको जो है खत्म नहीं किया जा सकता है, जो पति की मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। यानी मान के चलिए जैसे दो जीवन साथी जो होते हैं, जो सच्चे जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो एक दूसरे को समाज में मतलब सम्मानित करते हैं, वो कभी भी जो है अगर पति की मृत्यु भी हो जाती तो भी पत्नियां आप देखते हैं कि अपने पति के नाम पर ही पूरा जीवन जो है काट लेती हैं। इस समय क्या है, अभी देखिए सोनम का जो कांड आया है, तो अब क्या है, विवाह से जो है भरोसा ही उठ गया है। पहले क्या था, पहले जो है पुरुष का जो है स्वराज था, बहुत सारी जो हत्याएं जो कांड होते थे वो मतलब पुरुष के, लेकिन अब क्या, अब महिला बहुत आगे आ गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अगर नहीं पसंद है तो आप डाइवोर्स दे लीजिए, या पहले ही उनको जो है मना कर दीजिए कि हम शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी को शादी करके फिर किसी का जीवन लेना ये जो है गलत है। तो देखिए आप लोग जो हैं सोनम जैसा बिल्कुल मत बनिएगा, क्योंकि अगर नहीं पसंद है तो आप डाइवोर्स लेकर अलग हो जाइए। हाँ, किसी को जीवन से जो है अलविदा करना ये सही बात नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं ना, इस समय क्या है, महिला का जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व जैसे मुझे लग रहा है, कांड पे कांड जो है होता जा रहा है। और मीडिया में क्या है, महिलाएं जो है एक छवि बन गई हैं महिलाओं की, तो वो चीज़ें थोड़ा सा जो है वो चीज़ें जो है अनैतिक है, तो इसको जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो अगर नहीं पसंद है तो फिर क्या करना चाहिए, आप अलग बना कर दीजिए, अलग हो जाइए, वो सही है। लेकिन किसी को जान से मारना वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। माता पिता का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव करे, और बच्चों का कर्तव्य है कि वह इस चुनाव का आदर करें, ठीक है। विवाह दो संयुक्त परिवारों का मिलन होता है। विवाह जो होता है वह दो संयुक्त परिवारों का मिलन होता है, न कि दो युवक युवतियों का मिलन। यानी ये सिर्फ लड़का लड़की का मिलन नहीं, यहाँ पे क्या होता है, दो परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं, दो परिवार जो होते हैं एक दूसरे के सुख में दुख में साथ निभाते हैं। विवाह सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान। अतः हिंदू विवाह में जीवन साथी के चुनाव का आधार रोमांटिक प्रेम नहीं होता। लेकिन आज क्या है, आज देखिए रोमांटिक के कारण ही ये सारे जो वारदात जो हो रहे हैं, इतना क्या है जो है लव का अफेयर के चक्कर में हो रहा है। फिर क्या, कोर्टशिप के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि नवयुवक जोड़ा विवाह के पूर्व एक दूसरे को देख नहीं पाता। पहले था देख नहीं पाता था, लेकिन आज क्या, आज आप लोग एक दूसरे को देख पाते, एक दूसरे की पसंद नापसंद। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारा जो विचार मिलना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप मिले या ना मिले, लेकिन आपका क्या हो, विचार जरूर मिलना चाहिए। हाँ, ब्लड ग्रुप क्यों मिलाया जाता है, कुंडली मिले या ना मिले, लेकिन आपके जो है विचार जरूर मिलने चाहिए। ब्लड ग्रुप इसलिए मिलाया जाता है कि कभी भी क्या हो, जैसे कि एक निगेटिव का जो है निगेटिव के साथ जो है शादी नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या हो, उसमें जो होने वाली जो संतान होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी क्या होता है एक निगेटिव का एक पॉजिटिव से जो है शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कभी माता पिता नहीं बन पाते हैं, या कभी माँ बनती भी हैं वो महिलाएं, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, ऑन स्पॉट डेथ कर जाते हैं। तो इसलिए जो है ब्लड ग्रुप मिलाना जरूरी है। कुंडली मिले या न मिले, लेकिन जो है विचार जो है जरूर मिलना चाहिए। तभी विचारों के मिलने से ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो जो है अच्छा से चल सकता है, ठीक है। रोमांटिक प्रेम विवाह का प्रतिफल हो सकता है, कारण नहीं। हिंदू विवाह में अनिवार्य है, यह एक धार्मिक संस्कार है, गुप्त मिलन नहीं। तो जो हिंदू विवाह है ये क्या, एक धार्मिक संस्कार है, इसमें क्या गुप्त मिलन नहीं होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं विवाह के रूप, ठीक है। विवाह के रूप क्या क्या है, या कैसे विवाह का रूप जो है समाज में आया। तो भारत में प्राचीन काल से ही विवाह संबंधित नियम जो है विद्यमान है, आप होगा, ठीक है, बना लीजिएगा, विद्यमान थे। महाभारत में सकरता और लैंगिक व्यभिचार का प्रसंग आता है तो काल्पनिक स्रोत प्रतीत होता है। वैदिक युग में विवाह संबंधित व्यक्तियों की अपनी पसंद पर छोड़ दिया जाता था, ठीक है। यानी वैदिक युग में जो विवाह था तो वो क्या था, मतलब उनके पसंद से शादी होता था, ठीक है। विवाह में दहेज देने की प्रथा भी थी, यानी जो दहेज आज भी जो दिया जा रहा है तो वो क्या वैदिक काल से ही है, ठीक है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की मान्यता दी गई है, परंतु उनमें से चार
4 को ही धार्मिक रूप से मान्य ठहराया गया। मनुस्मृति में जो विवाह के प्रकार कितने हैं, तो 8 है, लेकिन उसमें से 4 को जो है मान्यता जो है प्राप्त हुई। 8 प्रकार के विवाह में ब्रह्म विवाह का सबसे उत्तम माना गया। ठीक है, 8 प्रकार के जो विवाह हैं उसमें ब्रह्म विवाह को क्या है, सबसे उत्तम माना गया। ब्रह्म विवाह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें कन्या का पिता या संरक्षक संरक्षक कोई वधु मूल्य नहीं लेता है। ठीक है, ब्रह्म विवाह का क्या मतलब था कि मतलब उसमें क्या है, कोई भी मूल्य, कोई भी कीमत जो है वर पक्ष जो है नहीं लेता था। यह असुर रूप से नितांत भिन्न है, क्योंकि असुरी रूप में, ठीक है, रूप में कन्या अथवा उसके संबंधियों को कुछ ना कुछ मूल्य दिया करता था। यानी असुर जो विवाह होता था उसमें क्या है, वह मतलब उसके सगी संबंधियों को कुछ ना कुछ मूल्य देते थे। किसी भी जाति का हिंदू इन दोनों में से कोई विवाह कर सकता है। किसी भी जाति का हिंदू है वह ब्रह्म विवाह और असुर विवाह दोनों में से कोई एक विवाह कर सकता है। राक्षस विवाह उच्च जाति हिंदुओं के लिए क्या होता था, ये वर्जित था। ठीक है, इसमें पुरुष बलपूर्वक रोती होगा। ठीक है, रोती देखिए रोटी पोटी लगे ना, रोती बिलकती होगा। ठीक है, रोती कन्या को उसके घर से उसके संबंधियों को मार कर अथवा घायल करके अपहरण करता था। इस प्रकार का विवाह का विधान केवल क्षत्रिय जाति करते थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहले जो क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, तो वो क्या करते थे, अगर उनको कोई कन्या जो है पसंद आ गई तो वो क्या करते थे, वो जो है मार पीट कर रोटी बिलकती जो है लड़की को उठा लाते थे अपहरण करके, उनके घर वालों को घायल करके। तो ये क्या क्षत्रिय लोग करते थे। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं भारत में तलाक। तो भारत में तलाक कैसे होता है, तो हिंदू शास्त्रों में विवाह को एक धार्मिक बंधन कहा गया है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। पत्नी अपने पति को ईश्वर की भांति जो है पूजती है, लेकिन अब नहीं पूजती है ना। अगर पूजती तो सोनम जैसा जो है हत्या वाला कांड जो नहीं होता। ठीक है, तलाक की प्रथम केवल निचली प्रचलन हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्रचलन बना लीजिएगा। तलाक की प्रचलन केवल निचली जातियों में ही विद्यमान थी। 1955 ईस्वी के हिंदू विवाह अधिनियम ने भारतीय पत्नी को तलाक का अधिकार दे दिया। पति की भांति पत्नी भी तलाक दे सकती है। ऐसा नहीं, पहले क्या था, पहले जो थी सिर्फ पति लोग तलाक देते थे, लेकिन जब 1955 जो है हिंदू विवाह एक्ट जो लागू हुआ तो उसमें क्या है, जो है पत्नियों को भी पति के बराबर जो है तलाक देने का जो है अधिनियम मिल सका। यानी कि सिर्फ लड़का ही नहीं छोड़ सकता, लड़की भी को भी अगर मान लीजिए उसके साथ उसको रहना नहीं पसंद है तो वो लड़कियां भी क्या है अपने पति को जो है तलाक दे सकती हैं। इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कोई भी विवाह चाहे वह अधिनियम लागू होने से पूर्व या पश्चात, ठीक है, पश्चात या बाद, यहाँ पर कर लीजिएगा, बाद किया गया हो, पति या पत्नी किसी के भी द्वारा प्रार्थना पत्र जो है पर किन्हीं भी निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद की जो है समाप्ति की जो है आज्ञा दी जा सकती है। अब वो कौन कौन से जो है किसके आधार पर जो है विवाह विच्छेद हो सकता है, तो आइए देखिए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट आपका क्या है कि दूसरा पक्ष पर व्यक्ति गमन की स्थिति में रहता हो। ठीक है, यानी दूसरे के चक्कर में रहता हो। फिर क्या है आपका, दूसरा पक्ष धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो। ठीक है, यानी कभी कभी क्या होता है धर्म अपना परिवर्तन करके वो मुस्लिम ईसाई ये सब बन जाते हैं। फिर क्या, दूसरा पक्ष गुप्त रोग से काफ़ी लंबे समय तक बीमार हो और उसे पीड़ित किया गया हो, यानी उसे मारा पीटा जा रहा हो, तो भी क्या कर सकते, उस स्थिति में भी पति या पत्नी जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। फिर क्या है, दूसरा पक्ष जो है संन्यास ले लिया हो, यानी पति जो है सन्यासी ले लिया, तो उसके नाम पर क्या है आप जीवन भर अपना जीवन नहीं काट सकती हैं, आप भी क्या है आप भी डाइवोर्स दे सकती हैं। फिर क्या, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथककरण के लिए राजाज्ञा प्राप्त होने के उपरांत 2 वर्ष या उससे अधिक तक सहवास जो है प्रारंभ न किया। कभी कभी क्या होता है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उस स्थिति में क्या है वो एक दूसरे को इसके साथ जो है सहवास यानी संभोग जो है नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में भी क्या है पति के द्वारा भी तलाक दिया जा सकता है और पत्नी के द्वारा भी क्या है तलाक दिया जा सकता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, अन्ना फ्रायड के वैध चिंतन के विचारों की व्याख्या कीजिए। जो अन्ना फ्रायड थे उनके वैध चिंतन के विचार क्या थे, इसके बारे में बात करना। तो देखिए, वैध चिंतन को प्रत्येक प्रकार से और
तथा एक बार होगा, तथा बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। अंधविश्वासों, संवेगों, विभिन्न प्रकार के सुझावों की प्रक्रिया दोष युक्त हो जाती है। दोष युक्त चिंतन व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का महत्व नहीं रखता, अतः चिंतन को प्रत्येक प्रकार से जो है दोष मुक्त होना चाहिए। ठीक है, चिंतन यानी स्मरण को क्या होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। अब देखिए वैध चिंतन के लिए कौन कौन सी जो है अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है आपका प्रबल प्रेरणाएं, ठीक है। दूसरा क्या है रुचि और ज्ञान। तीसरा क्या है बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र। चौथा क्या है पर्याप्त समय, ठीक है। और पांचवा क्या है आपका सतर्कता और लचीलापन। और छठवां क्या है गर्भीकरण। तो ये क्या है, ये आपके जो है वैध चिंतन की अनुकूल जो है परिस्थितियां। अब आइए देखिए हम बात करते हैं प्रबल प्रेरणाएं की। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक मानवीय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ कुछ प्रेरणाएं अनिवार्य होती हैं। चिंतन की प्रत्येक प्रक्रिया का संबंध किसी न किसी समस्या से होता है। वस्तुतः चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में समस्या के समाधान के लिए जितनी अधिक सशक्त प्रेरणा होगी, प्रेरणा की प्रक्रिया भी उतनी ही संतोषप्रद होगी। ठीक है, संतोषप्रद रूप से संचालित होगी। यहाँ पर बना लीजिएगा प्रद होगा, ठीक है, संतोषप्रद इसको बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को परीक्षा देना है, ठीक है, परीक्षा देना है तो सभी लोग परेशान होंगे कि नहीं हमको पढ़ना है। बहुत से लोग क्या होंगे सीरीज ले लिए होंगे, बहुत से लोगों के पास क्या है बुक्स होंगे, और बहुत लोग क्या होंगे सोचेंगे कि नहीं हम चैनल के माध्यम से पढ़ें। तो लेकिन क्या इसमें आपकी जो है प्रेरणा यानी कि आपको कहाँ से चीज़ें जो है समझ में आती हैं, किस चीज़ पर आप जो है गहन चिंतन कर सकते हैं, तो वो प्रेरणा आपके अंदर खुद होनी चाहिए कि नहीं हमको ये काम करना है। ठीक है, फिर आप देखिए अगला क्या है रुचि और ध्यान। तो रुचि और ध्यान में क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं के समान चिंतन की प्रक्रिया में भी रुचि और ध्यान सहायक होते हैं। जिस विषय में व्यक्ति की रुचि होती है उसके प्रति उसका लगाव भी होता है। ऐसे रुचिपूर्ण विषय का चिंतन सरल एवं सही ढंग से होता है। रुचि के साथ साथ ही ध्यान से भी चिंतन में सहायता मिलती है। जिस विषय में ध्यान केंद्रित करते हैं उस विषय का चिंतन भी क्या होता है सरल हो जाता है, जबकि जिस विषय में रुचि और ध्यान नहीं होता उस विषय का, ठीक है, उस बना लीजिए, उस विषय का चिंतन भी जो है सही और सुचारू रूप से जो है नहीं हो सकता है। तो देखिए किसी भी बात को हम देखने से पहले क्या करते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं ना कि हमारा ध्यान क्या है, हमारी रुचि क्या है। अब क्या है, अब जो है पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो वो क्या है बच्चों के जो है रुचि क्या है, बच्चों का ध्यान क्या है, इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा जो है देते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे आप लोगों को अगर होम साइंस विषय में आप लोगों का जो है रुचि है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको जो है समाजशास्त्र पढ़ने को कहा जाएगा तो आप वहाँ पर समाजशास्त्र नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि क्या है होम साइंस में। होम साइंस हमारा विषय ऐसा है स्टूडेंट कि आप सभी लोग देखिए गहन अध्ययन अब तक कर चुके हैं। आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा, प्लस आप लोग जो है BA में भी पढ़ें, फिर अभी क्या आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। मास्टर डिग्री जो होता है वो दुनिया की क्या होती है सबसे बड़ी डिग्री होती है। जो आप एमएड और बीएड या बीटीसी ये सब ये कहते हैं तो ये आपकी डिग्री नहीं है, ये आपका क्या है दीक्षा है। ठीक है, एक तरह की दीक्षा है। लेकिन शिक्षा डिग्री में क्या है मास्टर डिग्री जो सबसे ऊपर माने। तो आपने देखा होगा कि आप जो है, ठीक है, आप जो है आपके होम साइंस में ऐसा कोई चीज़ को, ऐसा किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा गया है जो कि आपके होम साइंस में समाहित न हो। हम इसमें क्या है साइंस के भी बहुत सारे पोर्शन पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे पोर्शन पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी का भी बहुत सारा पोर्शन पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी का ही बहुत सारा पोर्शन हम इसमें पढ़ते हैं। तो यानी हमारा जो होम साइंस है अपने आप में ही क्या है बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे है। तो हम अपने विषय की जो वैल्यू, हम अपने विषय की वैल्यू को खुद बढ़ा सकते हैं और खुद भी क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। हमारा तो मानना है कि जिसने भी होम साइंस अगर अच्छे से पढ़ा है और होम साइंस की एक एक चीज़ों को अगर अपने जीवन में उसने उतारा है तो याद रखिएगा कि उसका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन हुआ या इवन जो है बच्चों की केयरिंग वाली जो है हुआ, या इवन आप जैसे अपने सास ससुर या अपने रिलेटिव्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये सारे चीज़ों को जो है आपके होम साइंस में जो है बाकायदे जो है समझाया गया है। आपका होम साइंस जो है एक डॉक्टर के बराबर की जो है डिग्री रखता है। देखिए आपको डॉक्टर की मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन आप कैसे अपने परिवार का केयर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप मितव्ययी बन सकते, कम खर्च
लचीला वाला कैसे बन सकते हैं, कैसे आप सीमित साधनों में अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े कार्य को आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है हमारे होम साइंस विषय में जो है समाहित किया गया। बस क्या है, बस उसको क्या है, हमको अपने निजी जीवन में उतारने की ज़रूरत है। हमें बाल विकास के जरिए कैसे बच्चों को पालना है, ठीक है, हमें अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए हम क्या जानते हैं कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और विकास की कौन कौन सी अवस्थाओं में जो होता है कितने सारे चेंजेज होते हैं, वो सारे चीज़ों को जो है हमारा होम साइंस जो है बताता है। जैसे अपने घर में माता पिता के प्रति कैसे व्यवहार करना, कैसे जो है अपने सास ससुर के प्रति व्यवहार करना, कैसे अपने सास ससुर का जो है ध्यान रखना, ये सारे चीज़ों कैसे जो कोई मरीज हो गया तो उसका कैसे हम केयर करेंगे, ये सब कुछ जो है हमारा होम साइंस बताता है। कैसे हम खान पान रखते हैं, कैसे मतलब होम साइंस हमारा क्या, पाक कला के साथ साथ जो हम पहनते जो वस्त्र हैं उसमें भी हमारी होम साइंस, हम क्या है अपने होम साइंस के जरिए जो है सिलाई बुनाई कढ़ाई, मतलब खराब कपड़े को भी हम चाहें तो अपनी जो है सृजन क्षमता से जो है उसको अट्रैक्टिव बना सकते। तो सोचिए कि आपके दैनिक जीवन के लिए आपका होम साइंस जो है कितना जो है वैल्यूएबल है, ये आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र क्या होता है, हम तीसरे पर बात करते हैं। तो चिंतन की प्रक्रिया एक बौद्धिक प्रक्रिया है, अतः स्पष्ट है कि बुद्धि का जितना अधिक विकास होगा उतना ही किसी विषय के संबंध में चिंतन भी सरल होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा बौद्धिक क्षमता क्या है, हम अपनी बौद्धिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक हम बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे तो हम किसी भी टॉपिक पर जो है उतने अच्छे से जो है कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका पर्याप्त समय। तो चिंतन की प्रक्रिया के समय का पर्याप्त होना भी एक अनुकूल कारक है। यदि किसी विषय के चिंतन के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम उस विषय पर सही ढंग से चिंतन कर सकते हैं। यदि चिंतन के लिए सीमित समय है तो हम मुक्त रूप से चिंतन नहीं कर सकते। कभी कभी जो चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, दीर्घकालिक हो जाती है। दीर्घकालिक मतलब कि लंबे समय तक की हो जाती है और किसी एक मुख्य समस्या का समाधान करने के लिए क्या अनेक समस्याओं का जो है चिंतन करना जो है आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो चिंतन के लिए क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त समय होना चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सतर्कता और लचीलापन। वैध चिंतन के लिए चिंतन की सतर्कता और लचीलापन का अनुकूल कारक के रूप में सहायक होते हैं। यदि चिंतक सही है, चिंतक सतर्क है तो वह अनेक प्रकार की गलतियों से बच सकता है। इसके अतिरिक्त चिंतन में कठोरता नहीं है अर्थात लचीलापन नहीं है तो भी वह चिंतन उत्तम और दोष मुक्त होता है, ठीक है। तो जो चिंतन करने वाला है, जो चिंतक है, उसको क्या होना चाहिए, उसको जो है सतर्क होना चाहिए और जिस बात पर हम चिंतन कर रहे हैं उसका क्या है, लचीलापन भी उसमें पाया जाना चाहिए। अब आइए देखिए हम गर्भीकरण के बारे में बात करते हैं। तो गर्भीकरण क्या है, तो चिंतन के लिए एक अन्य अनुकूल कारण गर्भीकरण है। यह कारण, यहाँ पर कारण बना लीजिएगा, यह कारक उस समय सहायक होता है जब किसी समस्या का हल न मिल पा रहा हो। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए चिंतन की सक्रिय प्रक्रिया को स्थगित कर देना चाहिए और किसी अन्य कार्य में जो है लग जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कोई हमारे पास समस्या अचानक से आ गई और उसका क्या है, हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो अगर हमको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो हमको क्या, उस समस्या को, उस विचार को, उस विषय को वहीं पे छोड़ के क्या करना चाहिए, दूसरे कार्य में अपने आप को डाइवर्ट कर देना चाहिए। फिर जब काम करते करते फिर याद आया कि नहीं, अरे अच्छा इसका ये चीज़ हो सकता है, तो वो चीज़ हम फिर से वापस आ सकते हैं। देखिए कुछ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा जल्दी में आप लोगों को हम जो है मैटर टाइप करते हैं तो थोड़ा वो शब्द का इधर उधर है तो उसको हम बता रहे हैं, तो उसको भी आप लोग वहाँ पे सही कर लिया करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो को जो है आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट। देखिए आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि इस समय जो है माइनर का पेपर चल रहा है, तो माइनर के भी जितने सब्जेक्ट के मेरे पास जो है सिलेबस है तो उनके अकॉर्डिंग उनका भी हम तैयारी करा रहे हैं। तो आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है तो उनको आप ये वीडियो प्रोवाइड करिए, उनको बताइए कि वो प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपनी माइनर पेपर, जैसे कल 14 तारीख है तो 14 का जो है समाज शास्त्र उनका पेपर हमने बना दिया है, ठीक है। 4th सेमेस्टर में जो 16 तारीख को जो हिंदी माइनर का पेपर होने वाला तो उसका एक वीडियो आज बनाए हैं तो एक वीडियो कल देंगे, यानी सुबह में 10 बजे
10 बजे के लगभग जो है उनका 10 से 12 के बीच में हम उनका दे देते हैं। 10 या 11 तक हम कोशिश करते हैं कि 11 बजे तक उनको माइनर का क्लास दे देते हैं। और कोशिश आप लोगों के प्रति भी मेरी रहती है कि आप लोग को हार्डली 9 से 9:30 के बीच में एक क्लास जो है मैं प्रोवाइड कर दूं। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास देखिए, आज जो है कुछ यूनिट को हमने जो यहाँ पर कर दिया। अब 2 क्लास और दे देंगे आप लोगों का, तो जो है कि आपका ये फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट आप लोग ज़रूर दिया करिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप उसको भी क्वेरी कर सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में जो है आप लोगों को शामिल कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में, यानी रात को 9:30 बजे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इन्जॉय के साथ आप लोग पढ़िए। आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना, और मेरा काम क्या है? आप लोगों को समय से पहले जो है कंटेंट देना। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में।